उपयोग जो है ना वो खुद लिख लेना, लिख लो 2-4। विवरण लिखा है ना बहुलक में, लिखा है ना टिप्पणी वाला विवरण वाला, उसमें 2-4 नाम लिख लो। पॉलीथीन में लिख लो आगे पैकिंग हेतु। बहुलक वाला जो है ना उसमें हमने एकलक इकाइयां लिखी है और आगे लिखा खाली एक कॉलम रखा आपने विवरण वाला, उसमें लिख लो। पॉलीथीन में तो पैकिंग हेतु, पैकिंग सामग्री के रूप में इसको काम में लेते हैं। पीवीसी का पीवीसी के पाइप निर्माण में, पीवीसी पाइप निर्माण में। स्टाइरिन है पॉलीस्टाइरिन वाला रेसे निर्माण में, रेसे निर्माण में। PAN वाला इसे में ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही। और जो सबसे मेन याद रखना है ना वो कौन सा है, टेफ्लॉन वाला। और उसमें आगे लिख लो बर्तनों में नॉन स्टिकी परत बनाने हेतु, बर्तनों में नॉन स्टिकी परत बनाने के लिए, बर्तनों में नॉन स्टिकी परत बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ है ही पता आपको, रबड़ का यूज अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में, अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में। ऐसे ही सारे प्राकृतिक रबड़ वाले, संश्लेषित रबड़ वाले सारे इसी प्रकार से आएंगे। बेकेलाइट वाला लिख लो, बेकेलाइट में लिख लो ताप दृढ़ बहुलक के रूप में, ताप दृढ़ बहुलक के रूप में। रसोई घर के बर्तनों के हत्थे निर्माण में, रसोई घर के बर्तन होते हैं ना उनके जो हैंडल होते हैं उनके ऊपर एक रबड़ का कवर सा लगा रहता है, वो बेकेलाइट का होता है। रसोई घर के बर्तनों में हत्थे पर उपयोग में लिया जाता है। नायलॉन वाले सारे रेसे हैं, नायलॉन है ना ये सारे रेसे निर्माण में होता है। टेरिलिन भी रेसा है जिसका यूज कपड़ा निर्माण में। और नायलॉन 66 जो है ना उसमें आप लिख सकते हो पैरासूट की रस्सी बनाने में, नायलॉन 66 है ना इसमें आप लिख सकते हो पैरासूट की रस्सी निर्माण में, पैरासूट की रस्सी निर्माण में नायलॉन 66 में। बाकी स्टार्च, सेलुलोज ये आपको बताइए, स्टार्च है, हाँ ये सारे नायलॉन कोई भी आ जाए सभी रेसे निर्माण में काम आते हैं, इनसे धागे बनते हैं। स्टार्च का बताइए आपको कहां काम में आता है। स्टार्च पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय, पौधों में भोजन का संचय। सेलुलोज पता ही है पौधों में कंकाल निर्माण का कार्य सेलुलोज से होता है। पौधों का मेन भाग जो ढांचा किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। पौधों में कंकाल निर्माण का कार्य सेलुलोज करता है, कंकाल निर्माण का कार्य सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। बाकी प्रोटीन है ही, प्रोटीन जीवों के शरीर निर्माण में, शरीर की मरम्मत हेतु इसमें प्रोटीन काम में लेते हैं। PMMA है ना ये भी क्या है, रेसे की तरह काम आता है। और ग्लिप्टॉल है ना इसमें लिखना घाव को सिलने के लिए धागे के रूप में, घाव में स्टिचिंग लगाते हैं ना, घाव जो होता है उसके टांका लगाते हैं, उस टांके में धागे के रूप में ग्लिप्टॉल का यूज किया जाता है।
घावों को सिलने हेतु धागे के रूप में या घाव पर टांके लगाने में। ये इसके कुछ यूज है जो आपको याद रखने हैं। ये तो है बहुलक का क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके अलावा बहुलक की यूनिट इकाइयों के नाम हो गए। ये नाम आपको याद रखने, एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद कुछ बहुलक जो होते हैं ना पॉलीमर, अगर वो खराब हो जाए उनको आप क्या मिट्टी में डाल देते हैं, और डालने के बाद कुछ दिनों बाद इधर क्या वो सड़ गल जाएंगे। छोटे जीवों द्वारा इनका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएंगे। लेकिन कुछ बहुलक ऐसे हैं जिनको अगर आप मिट्टी में डाल दो ना, डालने के बाद काफी समय तक मिट्टी में ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। जैसे पॉलीथीन है, उसको मिट्टी में दबा दो आप, दबाने के बाद 10 दिन 20 दिन महीने या साल 2 साल बाद निकालो, वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी, वो खराब है नहीं होगी, उसका सूक्ष्म जीवों से अपघटन नहीं होता। इसके आधार पे बहुलकों को 2 प्रकार में बांटते हैं, एक तो जैव निम्नीकृत बहुलक और एक जैव अनिम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत मतलब बायोडिग्रेडेबल, या मतलब जिसका सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाए, अपघटन हो जाए, और जैव अनिम्नीकरण में अपघटन नहीं होता। तो नीचे है ना इसी प्रकार से एक छोटी सी टेबल बना लो, एक तरफ लिखो जैव निम्नीकृत बहुलक, बायोडिग्रेडेबल ये जैव निम्नीकृत, और एक तरफ लिखो जैव अनिम्नीकृत। या ना कई जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा अजैव निम्नीकृत, ए पहले लगा देते हैं यहां, तो सही तो यही है जैव अनिम्नीकृत। किताबों में लिखा मिलेगा अजैव निम्नीकृत, अजैव मतलब जीव नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, सही नाम यही है जैव अनिम्नीकृत और जैव निम्नीकृत बहुलक। और इसमें लिखना पहला पॉइंट जैव निम्नीकृत में, और लिखना इन बहुलकों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इन बहुलकों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है। अर्थात ये छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं, छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं। और इधर लिख लो जैव अनिम्नीकृत में सेम ये लिखना, ऊपर लिखा है जैव निम्नीकृत वाला, अपघटन हो जाता है, इसमें अपघटन नहीं होता, छोटी इकाइयों में नहीं टूटते हैं। इधर वाले की तरह देख के लिखना है, इसका जस्ट उल्टा लिखना है। अर्थात ये छोटी इकाइयों में नहीं टूटते हैं, टूटते नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, और ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, मेन यही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखना नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत बहुलक है, और यानी उदाहरण लिख दें यार, या कौन सा जैव अनिम्नीकृत बहुलक है, एग्जाम्पल लिख दें। तो याद रखो जैव निम्नीकृत में सभी प्राकृतिक बहुलक सारे इसमें आएंगे, याद रखना ये कौन से प्राकृतिक बहुलक सारे इसमें आएंगे जैव निम्नीकृत में। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, आपको बताइए प्राकृतिक में कौन कौन से हैं, प्राकृतिक में कौन कौन से हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन है, प्राकृतिक रबड़ है, ये सारे प्राकृतिक बहुलक, सभी प्रकार के प्राकृतिक बहुलक है।
जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, प्राकृतिक रबड़, ये सारे जैव निम्नीकृत है। और इसमें लिखो एग्जाम्पल में, जैव या निम्नीकृत में लिखो एग्जाम्पल, और इसमें लिखो सभी संश्लेषित बहुलक, सभी संश्लेषित बहुलक सारे इसमें आएंगे। सिंथेटिक, अब संश्लेषित आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं, आप नाम अपने हिसाब से लिख लो, 5-4 लिख लो, बाकी आपको ध्यान रहे बस। पोली वाले 4-5 तो पीवीसी, पीएन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66, बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, टेरिलिन, डेक्रोन, संश्लेषित रबड़, ये सारे, ये सारे संश्लेषित बहुलक है जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाए, उनका सूक्ष्म जीवों से अपघटन नहीं होता है। और फिर आपको एक याद रखना, ये नाम क्या है, ये PHBV, मतलब छोटा सा एक नाम है, ये पूरा नाम याद रखना। एक तो पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये छोटा सा एक नाम है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये एक पॉलीमर है और ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के बहुलीकरण से बनता है। और ये एक है तो संश्लेषित बहुलक, क्या ये है तो संश्लेषित, लेकिन ये इको फ्रेंडली है, मतलब इसका सूक्ष्म जीवों से निम्नीकरण हो जाता है। तो याद रखना, ऐसा संश्लेषित बहुलक जो क्या है, जैव निम्नीकृत होता है। और कौन सा है वो, PHBV। इसका अलग से लिखो, नीचे नोट लगा के एक पॉइंट, नीचे टेबल बंद कर दो ये नीचे से, फिर नोट लगाओ, नीचे लिखो PHBV, लिख के इसका पूरा नाम लिखो, PHBV का पूरा नाम लिखो पहले तो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ऐसे हिंदी में लिखा आ जाएगा, मैंने CO लिख दिया ऐसे, को ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी, यूं ध्यान रखना, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। और लिखना, यह एक संश्लेषित व जैव निम्नीकृत बहुलक है, यह एक संश्लेषित व जैव निम्नीकृत बहुलक है, मतलब संश्लेषित होने के बाद भी इसका सूक्ष्म जीवों से क्या निम्नीकरण हो जाता है, टूट जाता है, ये निम्नीकरण हो जाता है। यह एक संश्लेषित बहुलक है तथा जैव निम्नीकृत बहुलक है, यानी संश्लेषित होने के बाद भी क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक है। यह एक संश्लेषित बहुलक है तथा जैव निम्नीकृत बहुलक भी है। तो दोनों का एग्जांपल है ये, PHBV याद रखना है। फिर आपको एक छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है, देखो छोटे छोटे पॉइंट है सारे। एक और इस बहुलक में छोटा सा एक पॉइंट, ये नाम देखो, जो आपने पढ़े ना सारे वही आ रहे हैं। ये नाम क्या नाम है, PDI, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बहु सासु तो
इंडेक्स को क्या बोलते हैं? बहुपरिक्षेपण घातांक। क्या बोलते हैं इसको? बहुपरिक्षेपण घातांक कहते हैं, पीडीआई। और पीडीआई का मतलब क्या होता है? अब देखो, अब शुरू होगी लिखने, बस कुछ ना कुछ लिखना चाहिए बस, उसके बाद सटासट। पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, बहुपरिक्षेपण घातांक, पीडीआई जो होता है ना, इसके बाद लिखेंगे एक लाइन और नीचे अलग से। एक होता है एम डब्ल्यू बार बटे एम एन बार, मतलब बहुलक का जो अणु भार है ना, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास बहुलक का, उस अणु भार को हम दो प्रकार से दर्शाते हैं। एक होता है भार औसत अणु भार और एक होता है संख्या औसत अणु भार। अब संख्या औसत अणु भार में क्या है कि जैसे बहुलक की आपके पास कोई इकाई बनी है और उस इकाई में एकल इकाई के जैसे कहते हैं कि 10 अणु जुड़े हुए हैं। अब एक अणु का भार के 10 है, तो आपको क्या निकालना है? औसत अणु भार निकालना है। तो 10 इकाइयों का 10 10 10 10 10 जोड़ लिया, उसके बाद बटे कुल अणुओं की संख्या का भाग देंगे। तो बहुलक का टोटल भार बटे कुल अणुओं की संख्या का भार देख के निकालें, वो कहलाता है संख्या औसत अणु भार। और एक होता है भार औसत अणु भार। इन दोनों के आपको सूत्र लिखाएंगे, नीचे फॉर्मूला लिखाएंगे। सभी इकाइयों का अणुभार, उस अणुभार का स्क्वायर करेंगे, फिर संख्या जो है उस संख्या से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, फिर कुल संख्या का भाग देंगे, तो वो आएगा अलग। भार औसत अणुभार अलग आएगा, अभी लिखा देंगे। तो भार औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार का अनुपात जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स। और याद रखना, प्राकृतिक बहुलक के लिए पीडीआई का मान जो आता है ना, प्राकृतिक के लिए क्या आता है? वो एक। प्राकृतिक बहुलक में संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार दोनों के मान बिल्कुल क्या आते हैं? बराबर आते हैं। और संश्लेषित बहुलक के लिए इसका थोड़ा मान एक से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये दो मान याद रखने आपको। प्राकृतिक बहुलक के लिए पीडीआई का मान 1, संश्लेषित के लिए पीडीआई का मान 1 से ज्यादा। इसका मतलब प्राकृतिक में दोनों मान क्या है? बराबर। संश्लेषित में ये मान क्या थोड़ा बड़ा, ये मान थोड़ा क्या रहेगा? छोटा। और पीडीआई है क्या? वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो नीचे अलग से लिखो छोटा सा एक पॉइंट, पीडीआई लिख के इसका पूरा नाम लिखो, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, बहुपरिक्षेपण घातांक, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, ऐसे लिखना ये पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स, बहुपरिक्षेपण घातांक। आगे लिखो पीडीआई का लिख लो फॉर्मूला। ऊपर वाला क्या है? भार औसत अणुभार। और नीचे वाला मान क्या है? संख्या औसत अणुभार। भार औसत अणुभार और एक नाम है संख्या औसत अणुभार। और लिखना प्राकृतिक बहुलक के लिए, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक के लिए पीडीआई बराबर क्या आता है? 1। संश्लेषित बहुलक के लिए पीडीआई का मान ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक। 1 का मतलब क्या हो गया? एम डब्ल्यू बार बराबर क्या है? एम एन बार। इसका मतलब एम डब्ल्यू बार ग्रेटर देन एम एन बार। है अभी लिखाएंगे। भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार दोनों को लिखाएंगे सूत्र। अभी रुको,
प्राकृतिक बहुलक के लिए मान 1 आएगा, संश्लेषित के लिए मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। लिख लिया? और नीचे 2 सूत्र लिख लो बस। जनरली कई बार है ना सूत्र लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे बस। संख्या औसत अनुभार यानी बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की 2 मेथड है, ये 2 विधियां। ये संख्या औसत अनुभार, संख्या काम में लेंगे, उनका गुणा करके कुल संख्या का भाग देंगे, mn बार बराबर एप्सिलॉन एस लिख के, मतलब सबका योग mi/ni बटे ni। इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे यू कह देना आपसे, बड़े वाला ई का मतलब क्या है, सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको। सम, सबका सम मतलब सबका जोड़, योग होने के बाद है वो। अब जैसे कह दे कि किसी, ये लिखना नहीं है आपको, कि किसी बहुलक में इकाइयों में ए इकाई है, उसका भार 10 है, बी इकाई जुड़ी उसका भार कह देगी 15 है, सी इकाई जुड़ी उसका भार 20 है। अब कह दे, अब बहुलक में ये तो है नहीं कि ए की 1 इकाई होगी, बी की 1, सी की 1, रिपीट होती रहेगी ऐसे। और कह दिया 10 अनुभार है ना, इसके कह दे कि 20 ये 50 इकाई है, इसकी 50 इकाई है, इसकी 100 इकाई है, इस तरह से। मतलब ए के 50 अणु जुड़े हैं, बी के 50 अणु जुड़े हैं, सी के 100 अणु जुड़े हैं, इससे पूरा बहुलक बना है। ए का भार 10 है, बी का 15, सी का 20, बहुलक का संख्या औसत अनुभार बताओ। तब क्या करेंगे, ए के 10 अनुभार है, कुल कितने हैं 50 अणु, 50 को 10 से गुणा करोगे तब ए का कुल भार आएगा। तो क्या करेंगे 50 गुणा 10 प्लस फिर 15 अणु भार है, 50 अणु है, 50 गुणा 15 ये हो जाएगा, फिर प्लस फिर 20 गुणा 100, सारे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ऊपर वाला मान आ जाएगा ये, बटे कुल अणुओं की संख्या 50 50 और 100 200, 200 का दे देंगे भाग। तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, संख्या औसत अनुभार आएगा। फिर एक लिखो, एक और लिख लो फॉर्मूला, भार औसत अनुभार। MW बार। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, mi² ni बटे समेशन mi/ni। पहले जो अनुभार है ना उसका स्क्वायर करेंगे, फिर अणुओं की संख्या से गुणा करेंगे, फिर जोड़ना है सबको, फिर नीचे भाग देना है, जो अणु उसका अनुभार गुणा अणुओं की संख्या, गुणा करके जोड़ के फिर उसका भाग देना है। वो भार औसत अनुभार लिखा ना अभी, जैसे ये लिखा ना ए का 10, क्या लिखा था बी का 15, सी का 20, कितने अणु थे ए के 50, बी के 50, सी के 100। संख्या वाले में तो इनको गुणा कर दिया, करके जोड़ लिया, फिर संख्या जोड़ ली, इसका दे दिया भाग, वो तो ऊपर वाला आ गया। इसमें क्या करेंगे, ए का अनुभार 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 10 का स्क्वायर 100, 100 को 50 से गुणा करेंगे अणुओं की संख्या से, प्लस फिर इसका 15 का स्क्वायर गुणा करेंगे 50 से, फिर यहां 20 का स्क्वायर गुणा करेंगे 100 से, फिर जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 10 गुणा 50, 15 गुणा 50, 20 गुणा 100, इनको जोड़ के भाग देंगे, वो आ जाएगा इसका भार औसत अनुभार आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने आपको, किसी भी बहुलक का अनुभार ज्ञात करने के 2 सूत्र है ये। तो यहां तक आपके पॉलीमर वाला चैप्टर क्या हो गया, ये पूरा हो गया ये, यानी बहुलक में इतनी चीजें आपको याद रखनी है।
तो 1.5-2 पन्ने लिखाए हैं ना, ये थोड़े से आपको याद होने चाहिए। 1.5-2 पन्ने तो है। सिलेबस में क्या कह रहे हो? ये मैंने शुरू में लिखाया था, मतलब चलता रहेगा, जब खत्म हो जाएगा बता दूंगा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब बताओ टॉपिक कौन सा था वो? मैंने कहा था ये टॉपिक शुरू हो रहा है, लंबा सा है ये, इसमें सारी चीजें आ गई। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उस टॉपिक का नाम बताइए। चलो प्रश्न है ये। कार्बन व उसके यौगिक में चल रहा है सारा ये। कार्बन के अपर रूप आ गए, है ना। उसके बाद ये पॉलीमर वाला आ गया, अभी साबुन और अपमार्जक वाला पढ़ेंगे, वो लगाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिखो अगला हेडिंग इसी के नीचे, साबुन व अपमार्जक, डिटर्जेंट। साबुन व अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन व अपमार्जक। साबुन में एक तो साबुन किस किस के मिलने से बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, साबुन की नेचर किस प्रकार से होती है, साबुन की प्रकृति कैसी है, वो याद रखना आपको। साबुन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। साबुन क्या है? क्षारीय नेचर का होता है। फिर साबुन जो है उसके द्वारा मेलनाशक क्रिया कैसे होती है। साबुन में देखते हो आप टीवी के अंदर 10 हाथों की धुलाई आता ना ऐसे, तो वो 10 हाथों की धुलाई साबुन या अपमार्जक के द्वारा कैसे होती है, उसको थोड़ा चित्र से बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, 10 हाथ बनाएंगे आप लोगों को सबके मिला के। फिर उससे हम कपड़े धोएंगे किसी एक का लेकर, उसको थोड़ा साफ करके दिखाएंगे। टीवी में दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन आता है, कभी लेडी जाती है, अरे सर मैं भी यही डिटर्जेंट यूज करती हूँ, आता नहीं आता इसे। तो वही हम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो साबुन में है क्या, एक तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि साबुन निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। अब देखो साबुन में रिएक्शन लिखनी है, कैसे बना, उसके साबुन के साथ में और क्या बनता है, तब नाम आएगा किसका आएगा? ग्लिसरॉल का आएगा। क्या आएगा? ग्लिसरॉल का। अब है क्या देखो साबुन में, इस प्रकार से साबुन क्या होते हैं? वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड साबुन कहलाते हैं। इस तरह से वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड। वैसे तो छोटा लिखा है मैंने यूं, है ना। यहां क्या हो जाएगा, ऐसे n संख्या हम जोड़ते जाएंगे इस तरह से। ये क्या है? ये कि वसीय अम्ल। वसीय अम्ल किनको बोलते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड या वसीय अम्ल किसे कहा जाता है? मतलब वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें क्या हो, बहुत अधिक लंबी कार्बन की क्या हो, श्रृंखला हो, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला जुड़ती चली जाए। जैसे अभी लिखेंगे हम स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में क्या लिखेंगे? इस तरह से C17H35COOH, ये स्टेरिक एसिड है, ये स्टेरिक अम्ल। ये क्या है? स्टेरिक अम्ल। और ये है क्या? क्या ये वसीय अम्ल इसकी तरह ही। और फैटी एसिड है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? क्षार डालते हैं, प्रबल क्षार। और वसीय अम्ल जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल है ना, ये वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल है। और NaOH क्या है? प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण क्या होगा? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेगा लवण, और इस लवण को क्या बोलते हैं? साबुन कहा जाता है। Na+ क्या निकल गया? H2O निकाल दिया। ये क्या है? सोडियम स्टेरेट। इसको लेके हम पूरा पढ़ेंगे साबुन के बारे में, इसी को लेकर। लेकिन वास्तव में साबुन की आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, इस तरह से, है ना। NaOH क्या यूं NaOH, यहां से क्या निकाल दें?
H2O निकालते जाएं इस तरह से। बाकी N ने क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे, क्या बनेंगे, वसी अम्लों के वही क्या बन जाएंगे, सोडियम में साल्ट। और वसी अम्लों के सोडियम साल्ट क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाते हैं। और अब ये प्रबल है, ये दुर्बल है, तो इसका मतलब प्राप्त होने वाला साबुन किस नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। पहले इसमें एक लाइन लिखो और इसमें लिखो वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड साबुन कहलाते हैं। ट्राइग्लिसराइड साबुन कहलाते हैं। फिर एक पॉइंट और लिखो, या ऐसे लिख दें इसको, वसीय अम्लों के सोडियम लवण, वसीय अम्लों के सोडियम लवण, वसीय अम्लों के सोडियम लवण सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब देखो ट्राइग्लिसराइड में कैसे, किस तरह से होगा, ट्राइग्लिसराइड में यूं, एक तो क्या होगा ग्लिसरॉल, यूं लिख दें, एक तो क्या लिख दें ग्लिसरॉल, ये क्या है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और क्या बोलेंगे इसको, क्या है ये ग्लिसरॉल है। इसकी क्रिया किससे करवा दें, इस तरह से C17H35COOH, इस तरह से C17H35COOH, फिर C17H35COOH। और जब इस रिएक्शन करवाओगे ना आप, तो यहां क्या बन जाएगा, देखो यहां से निकाल दें OH H OH H OH H, H2 निकाल दें, और H2 निकाल दोगे तो क्या बनेगा, अम्ल प्लस एल्कोहल, इससे क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता नहीं होता, एस्टर बनता है यूं, O, फिर ये CO, फिर C17H35, ये तो रह गया ना ये CH2, फिर ये निकल गया H2O, इधर OOC C17H35, तो ये लिखा हमने O, फिर CO C17H35, फिर इसके नीचे भी ऐसे ही CHO CO C17H35 CH2O और C17H35 प्लस H2 निकल गया, तीन मॉलिक्यूल क्या निकल गए, जल के निकल गए H2O। अब इसको चार्ज के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH, क्षार से करवाओगे ना, ये वाला पार्ट जो है ये जुड़ जाएगा किसके साथ में, Na के साथ में, वापस OH यहां लग जाएगा। सब में कितने काम में आएंगे NaOH, यहां तीन काम आएंगे, और तीन काम आएंगे तो ये बन जाएगा ये CH2OH CHOH CH2OH U, प्लस तीन क्या निकल गए C17H35COONA, क्या बन गया ये सोडियम स्टेरेट। और ये क्या है, क्या बन गया, साबुन का निर्माण हो गया। साबुन के निर्माण में उप उत्पाद के रूप में क्या मिला हमें, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इस एग्जाम में आया भी है ये कि साबुन निर्माण में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला कंपाउंड क्या है, ग्लिसरॉल। तो वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड है ये, इनको क्या बोलते हैं साबुन। इनका अगर आगे क्षार से क्रिया करा के साबुन अलग प्राप्त कर लेंगे। लिखो नीचे इसी प्रकार से, पहले लिखो ग्लिसरॉल की क्रिया वसीय अम्ल से करवाने पर इसका नाम स्टेरिक एसिड, डायरेक्ट लिख लो चाहिए, यहां से लिख लो चाहिए आप। स्टेरिक एसिड को NH के साथ डायरेक्ट लिख के हम क्या है समझाने के लिए लिखते हैं इसे, सही रिएक्शन यही है। क्या कह रहे हो,
कौन सा? अम्ल तो क्रिया करेगा क्षार से, अगर डायरेक्ट क्रिया कराओगे NaOH से तो यही बनेगा सोडियम स्टेरेट। लेकिन फिर क्या बनेगा? साबुन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि साबुन प्राप्त करने के लिए उस साबुन को नरम रखना जरूरी है, तभी तो काटोगे ना यूं। और नरम रखने के लिए क्या है? ग्लिसरॉल, तभी तो रखते ही है। ग्लिसरॉल साबुन को नरम रखने का काम करता है और साबुन को अवक्षेपित कर देता है, ऊपर आ जाएगा वो, उसको अलग करेंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे? साबुन। डायरेक्ट क्रिया कराओगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा वो, यानी सीधा क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा अलग से। क्या हो गया? अलग हूं लो नक्को वाले फोटो को नहीं आ फिर मेरी। जल्दी लिखो। और आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो, देखो यहां से डायरेक्ट ये बना लो चाहिए। ये तो मैंने बना के बताया कि इस तरह से ट्राइग्लिसराइड बनता है और उसका क्षार के साथ रिएक्शन करवा के साबुन प्राप्त करते हैं। लिखना ये उप उत्पाद है, ये सब प्रोडक्ट है। उप उत्पाद बनता है ऐसे। तो साबुन के निर्माण में उप उत्पाद के रूप में किसका निर्माण हुआ? ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। और वश्य अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है, जिसमें वश्य अम्ल में कार्बन की संख्या बहुत ही ज्यादा हो, CH3 CH2 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 ऐसे कितनी बार है? 17 कार्बन है। उसके बाद COOH। तो स्टीरिक एसिड में 17 कार्बन, पोमेटिक एसिड आ जाए, पोमेटिक एसिड में 15 कार्बन आ जाएंगे, C15H33COOH हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है? अलग अलग कार्बन की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के वश्य अम्ल हैं और आपको स्टेरिक एसिड याद रखना है, मेन आपके यही है। लिख लिया? अब देखो ये साबुन जो बना है, इस साबुन को अगर हम जल में घोलें, और आपको होता है लवण जो होता है ना, साल्ट, जल के अंदर क्या होता है? विलय। जल के अंदर क्या घुल जाता है लवण। तो साबुन भी अगर आप कपड़ा गिल्ला करके उस पे साबुन लगाओगे तो साबुन जल के अंदर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। और घुलेगी तब उसमें क्या बनेगा? नीचे एक लाइन और लिख लो, साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको अंडरलाइन कर लो, साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। अब ये साबुन है ना, अब देखो इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। ये साबुन, ये सोडियम स्टेरेट साबुन है, इसको आपने जल में डाला, जल में डालते ही इसका हो गया आयनन। क्या बन गया? C17H35COO- और Na+। क्या बन गया? ये बन गया स्टेरेट आयन। स्टीरिक एसिड से क्या बन गया? ये स्टेरेट आयन बन गया। ये स्टेरेट आयन है। और इस स्टेरेट आयन में देखो कौन कौन से भाग है, यही तो है, C17H35COO-। इसका मतलब 17 बार कार्बन है, तो इसको भी लिखोगे आप CH3, फिर CH2 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 ऐसे करते जाओगे लास्ट, जब तक 17 कार्बन है
न हो जाए उसके बाद लास्ट में COO माइनस आएगा। और इसकी हमेशा जहां कार्बन की लंबी श्रृंखला हो ना, वो हमेशा जिग जैग फॉर्म में क्या रहेगी, व्यवस्थित रहती है, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहती है। याद रखो एल्केन जो होते लंबी श्रृंखला वाले जिनमें केवल कार्बन हो, वो हमेशा ऐसे जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला के रूप में ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, यूं ऐसे यूं इनकी संरचना होगी। और इसके अंदर भी इसी प्रकार से कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी, CH3 CH2 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 ऐसे करते जाएं। इस तरह से कि जिग जैग संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये वाला भाग जो है ना, इसको मैं लिख दूं जैसे ऐसे यूं, इस तरह से ये लिख दिया, मान लो ये है, इतना मान लिया ये, और ये COO माइनस वाला लिख दिया भाग जैसे ये COO माइनस वाला भाग, और ये लिख दिया मैंने जैसे C17H35 वाला भाग। तो C17H35 वाला भाग जो है ना, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, इसमें केवल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग। ये क्या है, साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग। और ये क्या है, साबुन का ये वाला भाग जिसमें माइनस आवेश आ गया। माइनस आते ही ये क्या हो गया, पोलर हो गया। क्या हो गया, पोलर, यानी ये साबुन का ध्रुवीय भाग बन गया, ये पोलर भाग है। और आपको पता है, अगर आपसे कह दें इसमें आपको कौन सी पूंछ लग रही है, पूंछ, लंबी सी पूंछ बोलते हो ना से, तो ये वाला भाग कौन सा है, साबुन का टेल वाला पार्ट यानी पूंछ वाला भाग है। ये क्या है, साबुन की पूंछ। अगर ये पूंछ है तो ये क्या हो गया, साबुन का सिर वाला, हेड वाला भाग हो गया, सिर वाला भाग। अब हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको अगर आप पानी में डालोगे ना, तो हाइड्रोकार्बन कभी भी जल के अंदर घुलता नहीं है, जल से दूर भागेगा ये। और जो भाग जल में विलय नहीं हो, जल के साथ बंध नहीं बढ़ाए, जल के साथ न जुड़े, उसको क्या बोलते हैं, जल से प्रतिकर्षित होने वाला भाग, यानी जल प्रतिकर्षी। इसका मतलब इस भाग को पानी से बहुत अधिक डर लगता है। आपको एग्जाम से बहुत अधिक डर लगता है तो आपके हो गया एग्जाम में फोबिया। ऐसे इसको जल से अधिक डर लगता है, इसको हो गया हाइड्रोफोबिया। तो ये कौन सा है, ये है इसका हाइड्रोफोबिक भाग या जल प्रतिकर्षी भाग। ये क्या है, ये जल प्रतिकर्षी भाग है। ये देखना, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, नहीं इधर नीचे जल प्रतिकर्षी भाग, या इंग्लिश में है ना कई बार लिखा था हाइड्रोफोबिक। अरे नीचे, कहीं नीचे चला जाए, हाइड्रोफोबिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक भाग है। ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक भाग है किसका, इस साबुन का। और ये वाला भाग है, इसमें माइनस आवेश है और जल हमेशा ध्रुवीय विलायक है, पोलर। जल के अंदर O माइनस H क्या होते हैं, प्लस। तो H प्लस जो है ना, वो इस माइनस के साथ आकर जुड़ सकते हैं, इसलिए ये वाला भाग है साबुन का, ये जल की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, जल के अंदर घुलने की कोशिश करेगा। और जिसको जल से स्नेह हो वो जल स्नेही भाग या हाइड्रोफिलिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही भाग। तो ये है साबुन का जल स्नेही भाग, या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये सारी बातें याद रखनी है। साबुन का कौन सा भाग है, हाइड्रोफोबिक है, कौन सा भाग है हाइड्रोफिलिक है, कौन सा जल स्नेही, कौन सा जल प्रतिकर्षी। लिख देंगे हाइड्रोकार्बन वाला भाग या ध्रुवीय भाग। ये कौन सा है, जल प्रतिकर्षी, है जल आकर्षी। अब ये साबुन है, अब देखो कपड़े धोते हैं, कैसे धोपेगा, कपड़े धोने में ये कोई आपके पास कपड़ा है, ठीक है ना, ये कपड़ा है और कपड़े पर ये एक दाग लग गया, कोई शादी वगैरह में गए, मटर पनीर का ऐसे कोई धब्बा लग गया यूं धक्का मुक्की में, है ना, वहां रोटी लेने के दौरान, रोटी की है ना, शादी की जगह रोटी वाली जगह ज्यादा समस्या आती है, रोटी जल्दी से मिलते नहीं है, तो वहां धक्का मुक्की, किसी प्लेट किसी ने क्या कर दी, ऊपर रख दी, मोटा ऊपर रख दी प्लेट, अरे हटा भाई इतने में क्या लग गया, दाग। और वो दाग कौन सा है, जैसे तेल का लग गया सब्जी से, तो तेल या जो दाग होते हैं ना, वो हमेशा हाइड्रोकार्बन होते हैं। दाग क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये है धब्बा, दाग अच्छे हैं, वही है ये धब्बा। ये अब क्या कर दिया हमने, इसमें साबुन डाला,
साबुन डाल के कपड़े को भिगो दिया यूं। उसके बाद भिगोने के बाद साबुन के ये जो भाग है ना, ये साबुन की ये फॉर्म आ गई, ये रूप। और इस रूप में याद रखो एक सिद्धांत होता है, समान समान को घोलता है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलेगा मतलब सेम के साथ सेम जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा। देखते हो ना आप शादियों में लुगाई लुगाई एक जगह यूं उटर मुटर उटर मुटर, तो मतलब जहां को बोलते हैं ना यूं बूंदिए बूंदिए ढूंढ ले, वो बात है। तो मतलब यानी एक देश से क्या है, एक देश से साथ रहेंगे, इसलिए हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये भी हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, इसके साथ जुड़ेगा कौन सा, साबुन का ये भाग। तो याद रखना है कि साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग है किसके साथ जुड़ेगा, धब्बे के साथ या दाग के साथ जुड़ता है। तो यूं हो जाएगा, देखो इस तरह से ये कपड़ा और इस पर ये लगा हुआ साबुन का दाग, ये तो है। और ये पूंछ वाला भाग जो है ना, ये इस कपड़े के ऊपर यूं इस तरह से इसको पकड़ लिया, ये तो है हाइड्रोकार्बन भाग। ये देखो टीवी में दिखाते हैं ऐसे, ये कौन दिखावा वे, चैनल का 500 रुपया दे ना, थोड़ा थोड़ा देखा करो इनको भी, चैनल आते ही अगली बार बोलो ये तो क्या अनुपमा चल रहा है, चैनल पे एड आ गया, नागिन लगा लो जल्दी से भी 2 मिनट, तो ये भी देख लिया करो, ये है ना। अब देखो इसके ऊपर ये वाला भाग कौन सा है, ये COO, ये माइनस है। हम भी पीड़ित है इन अनुपमा नागिन से, क्योंकि हमारा नंबर आता है टीवी देखने के लिए। अब देखो ये है, ये COO माइनस, ये वाले भाग, और ये कौन सा है C17H35, इसने इस दाग को पकड़ लिया। फिर अब ये वाला भाग जो बाहर वाला जो फैल रहा है यूं, ये जल के अंदर फैला रहेगा क्योंकि जल इसको पकड़ सकता है, तो जल को इसने पकड़ लिया, बाहर से पानी ने पकड़ लिया इसको। जब आप इसको झटके के साथ जोर से रगड़ोगे या पानी डालोगे तो पानी के साथ ये चिपक गया, तो क्या करेगा, पानी हाथ खींचेगा इसको खींचेगा तो ये यहां से ना उतरेगा नहीं, क्योंकि ये मजबूती से जुड़ गया। अब क्या करेगा, इस दाग को खींचना उतारना शुरू कर देगा, ये उतारेगा तो अगली बार ये हो गया, ये दाग को साइड से थोड़ा उतार लिया यूं इस तरह से, अब वापस वही पकड़ रखा है इन्होंने इस तरह से। अब धीरे धीरे साबुन क्या है, तनु होनी स्टार्ट होगी, है ना, इस तरह से है ये। अब फिर आपने और जोर से पानी डाला, डालते ही ऐसे दाग जो है ना, ये धब्बा, इसको साबुन वाले भाग लेके चले जाएंगे, कपड़ा क्या अलग है, साफ निकल जाएगा। देखना वो तो दिख रहा है क्या, तो यहां लिख देता हूं, तो कपड़ा क्या हो गया, साफ निकल गया, ये तो साफ कपड़ा हो गया जिसको आप झड़का के सुखा दोगा। प्लस अब ये मेल वाला जो भाग है ना, ये गोल गोल ऐसे हो गया यूं, और इसको चारों तरफ से क्या है, साबुन ने घेर रखा है यूं इस तरह से। अब कहते हो या क्या साबुन होगी, इस तरह से है ना। और ये जल आकर्षी भाग है जुड़े हुए ऐसे इस तरह से। तो इस मेल के चारों तरफ इस साबुन ने क्या एक झुंड के समान क्या बना ली, एक संरचना या स्ट्रक्चर बना ली है। और इस झुंड या संरचना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसेल, माइसेल। क्या बोलते हैं ये, मिसेल यानी माइसेल, ये माइसेल है, ये मिसेल जो है। जब ये मिसेल बन जाएगा ना, तब कपड़े से दाग या धब्बा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। याद रखना है, साबुन के द्वारा मेलनाशक क्रिया के लिए किसका बनना जरूरी है, मिसेल। मिसेल बनेगा तभी क्या है, दाग या धब्बा उतरेगा। और मिसेल कब बनेगा, जब आप कपड़े पर क्या एक निश्चित सांद्रता वाली साबुन लगा दो। थोड़ी सी साबुन लगा के आपने रगड़ रगड़ के धो धा के सुखा दिया, अगले दिन देखते हो थोड़ा हल्का हल्का मेल लगा रह गया, तो बोलते हो साबुन ढंग से नहीं लगाई, लड़ाई झगड़ा होते हैं फिर। ये तो साबुन ढंग से ना लगाई, इसका मतलब साबुन की एक सांद्रता जो है ना, ये सांद्रता थोड़ी सी कम रह गई। तो इस मिसेल के बनाने के लिए उस पानी में साबुन की एक निश्चित मात्रा होनी जरूरी है। और साबुन की जो निश्चित मात्रा जो मिसेल निर्माण या मिसेल बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? CMC मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। तो कई बार आता है CMC का पूरा नाम, या साबुन के लिए CMC का मान कितना होता है वो। तो जल्दी से लिख लो, एक बार भाग जाएंगे सारी नहीं तो। पहले लिखो ये साबुन, इसी प्रकार से लिख लो, साबुन को पानी में घोलकर आयन बना लो, फिर साबुन का आयन वाला भाग है, इसके अलग अलग भागों के जल्दी फटाफट नाम लिख लो। फिर इसको साबुन को कपड़े को धो लो जल्दी से एक बार, फिर मिसेल का निर्माण हो जाए। फिर इसके नीचे इसके बारे में 2 लाइन लिख लो, ये मेन चीज है। ये डायग्राम याद रहे ना रहे, बस 2 मिनट की बात है, डायग्राम याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, ये याद रहना चाहिए बस, कौन कौन से क्या भाग है। ये तो मैंने बनाया है, ऐसे साबुन कपड़े धोता है ऐसे। फिर आगे नीचे एक लाइन लिखो जो याद रखनी है, वो लिखो साबुन के द्वारा मेलनाशक क्रिया के लिए, मेलनाशक क्रिया के लिए मिसेल का निर्माण होना आवश्यक है। मिसेल का निर्माण होना आवश्यक है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, मिसेल निर्माण के लिए साबुन की एक निश्चित सांद्रता की आवश्यकता होती है। साबुन की एक निश्चित सांद्रता की आवश्यकता होती है, जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता CMC, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता का CMC यानी इसका पूरा नाम है ये, CMC का पूरा नाम क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। और लिखना जल के लिए, या लिखना साबुन के लिए, जल व साबुन के लिए 10⁻³ मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 10⁻³ मोल साबुन होना चाहिए, तब CMC बनेगी। दस की पावर -3 मोल प्रति लीटर, इतनी साबुन 1 लीटर जल में घुलेगी ना, तब CMC यानी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता पूरी होगी। थोड़ा सा बचा, इसमें हम अपमार्जक के बारे में लिखेंगे, साबुन अपमार्जक में क्या अंतर वो लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आएगा आगे कठोर जल, मृदु जल, उसके बाद 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर साबुन वाला अपना पूरा हो जाएगा ये।